अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हफ्ज़ुल अय्यूबी। नाज़रीन, सेल टैक्स में टैक्स चोरी को रोकने, फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस के तरीक़ेकार को वाज़ेह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त एक जजमेंट आई है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, हुकूमत प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्स चोरी को रोकने के लिए और प्रॉपर्टी सेक्टर की मॉनिटरिंग करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने चाहती है। क्या उससे टैक्स चोरी रुक जाएगी, टैक्स फ्रॉड रुक जाएगा, प्रॉपर्टी सेक्टर में बेहतरी आएगी? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उमर इकबाल ख्वाजा साहब, सीनियर एडवोकेट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, और मुझे लाइन पर ज्वाइन करेंगे उमर बाजवा साहब, आप भी एडवोकेट हाई कोर्ट है, माहिर टैक्स अमूर हैं। अच्छा उमर साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तनाजर में अब जो सेल टैक्स की लायबिलिटी है वो किस तरह फिक्स होगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी दो बड़े क्रूशल मामलात में अपने फैसले दिए हैं और दोनों ही मामलात में उन्होंने महकमे के खिलाफ फैसले दिए हैं। पहला फैसला है ताज इंटरनेशनल लिमिटेड का। तो अरसा पहले लाहौर हाई कोर्ट ने ये तय किया था कि अगर किसी ने कोई फ्रॉड किया है या किसी के खिलाफ आप FIR या फौजदारी कार्रवाई करना चाहते हैं तो पहले उसकी सिविल लायबिलिटी तय करें और उसके बाद उसके पास FIR कटवाएं। इस मामले पर महकमे ने हजारहा अपील सुप्रीम कोर्ट तक गई हुई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड करने के बाद कहा है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये बात ठीक है कि पहले सिविल मामलात का फैसला करें, सिविल लायबिलिटी तय करें, उसके बाद फौजदारी कवानीन पर अमल करवाए। यानी कि फैसला पहले इस पे हाई कोर्ट का मौजूद है, उसको बहाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। महकमाना जो अपील थी वो खारिज हो गई। इससे ये बहुत बड़ा मसला बन रहा था। लोगों के खिलाफ हरासांगी कार्रवाइयां करते थे, किसी के खिलाफ फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस को तय करते थे, उसके बाद बंदे उठाना शुरू कर देते, तो उसको काफी हद तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। इसका मतलब सबसे पहले जब ये सेल टैक्स में ये कार्रवाइयां महकमाना होती थी, हाई कोर्ट ने एक्शन लिया, उस पर कोई अपील गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारे साथ बड़े देर बाद फैसले होते हैं। इतनी देर में महकमाने ने जो कार्रवाई थी वो बंद रही थी या चलती रही? कुछ ही हद तक बंद भी हो गई थी, कुछ चल भी रही थी, लेकिन अब फाइनली सेटल होने से टैक्स पे गुजारों को, रजिस्टर्ड पर्सन्स को बहुत फायदा होगा। अच्छा उमर साहब, इस जजमेंट को बड़ा डिस्कस किया जा रहा है, कह रहे हैं वो ये टैक्स की तारीख में बहुत बड़ी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। असल में अपने नाज़रीन को समझाने के लिए जजमेंट किसकी तरफ से थी? जिस तरह आप ताज इंटरनेशनल की कह रहे हैं, उनकी तरफ से थी या और किसी की तरफ से थी? और इसमें जो प्रेयर थी वो क्या थी और क्या हुआ इसमें? सैयद मंसूर अली शाह साहब ने ये जजमेंट दी थी जब वो लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस थे। ऑनरेबल जज साहब ने ये कहा था कि जो महकमा टैक्स गुजारों को हरासा करता है और उनको FIR इंदराज कर देता है बगैर ये तय किए कि इनकी सिविल लायबिलिटी क्या है, तो उन्होंने कहा था ये तमाम FIR उन्होंने सारी की सारी कैंसिल कर दी थी, खारिज कर दी थी FIR। ये कहा था कि पहले सिविल लायबिलिटी तय की। टैक्स पेयर के खिलाफ जो FIR हुई थी वो हाई कोर्ट ने खारिज कर दी और कहा था कि पहले सिविल लायबिलिटी का तयन किया जाए, उसके बाद FIR दी जाए। तो अब महकमे ने इस चीज को कंटेस्ट करने का फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट में अपील में चला गया, जो कि 5-6 साल पेंडिंग रहा वहां पर, लेकिन अब अल्टीमेटली उसके अंदर ये फैसला है कि ये जजमेंट ठीक थी और महकमे की अपील खारिज कर। अच्छा उमर साहब, इस फैसले के नजर को देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जो फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस है उसका मामला किस तरफ जाएगा? देखिए जी, फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट जजमेंट दे दी है, उन्होंने भी इस मामले को तय कर दिया है। ये कुछ मामला इस तरह है कि जब एक तारीख को मैं खरीदारी करता हूँ और उसकी इनपुट लेता हूँ तो वो तब तो जिससे मैं खरीदारी कर रहा होता था वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे होता था और उसकी रिटर्न फाइल हो रही होती थी, तो हम उसको स्टेटस देखकर उसे खरीदारी कर लेते थे। सब्सिक्वेंटली वो बंदा जब ब्लैक लिस्ट या सस्पेंड होता था तो महकमा मेरे जो पहले के किए हुए इनपुट के अगेंस्ट भी आ जाता था और कहता था ये भी नहीं आपको मिलना, और मुझसे उस रकम का तकाजा शुरू कर देता था। इसमें क्या हुआ कि ये भी तारिक पॉलीपैक के केस में किसी हद तक लाहौर हाई कोर्ट ने तय कर दिया था कि नहीं भाई, जहां पर उसकी 73 की सेक्शन 73 है जो इनपुट एडजस्टमेंट से रेलेवेंट है, उसकी अगर कंप्लायंस है तो फिर आप वो नहीं मांगेंगे। महकमा ये चीज भी सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट कर रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ही शानदार जजमेंट दी है, जस्टिस शाहिद साहब की है, उसमें उन्होंने होल्ड कर दिया कि जहां पर 73 की कंप्लायंस है तो इसमें जो बंदा जब भी उसे खरीदारी की है और चाहे वो बाद में ब्लैक लिस्ट भी हो जाता है तो वो उसका फिर भी इनपुट आपको अलाउ करना पड़ेगा। पूरे साल में हम प्रोग्राम भी करते रहे, खास तौर पर हुकूमत ने और FBR ने इस बार इमसाल में सेल टैक्स को खुसूसी तौर पर फोकस किया हुआ है। कभी कोई ऐसा रोज आ रहा है, कभी 350 आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, सेल टैक्स में चोरी रोकने के लिए आ रहे हैं। ये सारे मामला चलते जा रहे हैं साल में। क्या वाकई सेल टैक्स में सबसे ज्यादा टैक्स चोरी भी है, फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस भी है, सारा कुछ है? तो इस सारे एक्शन जो ले रही हुकूमत, इसका मुतबादल भी रास्ता आसान है? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर दी है कि हर वक्त महकमा सेल
सेल्स टैक्स का, से फ्लेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस का, इस तरह के दीगर मामलात पर बड़ा शिकवा करता है और टैक्स गुजारों के खिलाफ काफ़ी संगीन कार्रवाइयाँ भी करता है। मैं ये नहीं कहता कि लोग टैक्स चोरी नहीं करते, लेकिन बात यह है कि टैक्स चोरी करने के लिए खाली टैक्स गुजार का इन्वॉल्वमेंट नहीं बनती, इसमें जब तक कुछ सरकारी मामलात भी ना बीच में इन्वॉल्व हो, कुछ सरकारी लोग भी ना इन्वॉल्व हो, तब तक ये मामला मुकम्मल तौर पर नहीं होता। यानी कि फेक एंड फ्लाइंग जो इनवॉइसेस हैं वो बगैर महकमे के बंदे के आप नहीं बना सकते। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं फिर भी महकमे के लोगों को कुछ मार्जिन देना चाहता। अब देखे मोस्ट रिसेंटली ऐसे हुआ है कि नेक्स्चर सी एक होता है जिसमें परचेज करता है। पिछले दिनों के हैरान कुन फ्रॉड पकड़ा गया कि जब वो बंदे ने नेक्स्चर सी अपलोड हुआ, अब तो देखिए फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइस का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अब तो जब तक वो बेचने वाला अपलोड नहीं करता आप तब तक क्लेम ही नहीं कर सकते। अब तो ये हुआ कि वो कुछ ऐसे अंदर मिली भगत से नेक्स्चर सी अपलोड हुए, 2 महीने बाद डिलीट हो गए। आज तक पता ही नहीं लग सका कि किसने डिलीट किए, किसने अपलोड किए, लोगों ने उसका बेनिफिट लिया। तो कहने का मतलब ये कि ये सरेदस्त जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें तो कोई टैक्स गुजार कोशिश भी करे तो वो इसका कोई क्रेडिट नहीं ले सकता। उमर साहब, जो ताज इंटरनेशनल की लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की फाइनल पोजीशन क्या है? सर, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ सेटल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि अगर आपने किसी के खिलाफ FIR कटवानी है तो पहले ठोस और मुदल्लल किस्म का सिविल लाइबिलिटी का केस बनाए। अगर आपकी सिविल लाइबिलिटी डिटरमिन हो जाती है तो आप 100 बिस्मिल्लाह उनके ऊपर FIR भी कटवाएं। आप समझे कि सारी दुनिया में टैक्स गुजार को एहतराम की निगाह से देखा जाता है। पाकिस्तान में एक अलमिया ये है कि मैं ये नहीं कहता कि टैक्स फ्रॉड नहीं होते, ये चोरी नहीं, लेकिन आपको दोनों चीजों में बैलेंस रखना और जो ओरिजिनल या जेन्युइन टैक्स गुजार है उनका एहतराम भी तो जरूरी है। ये उस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली तय कर दिया है कि आपने किसी भी टैक्स गुजार को बेजा तंग नहीं करना, उससे किसी किस्म के पैसे बटोरने की कोशिश नहीं करना। पहले आपने सिविल लाइबिलिटी तय करनी है, उसके बाद FIR काटनी। वैसे उमर साहब, दुनिया में जितनी तरक्यात ममालिक के मिसाल देते हैं वहाँ हमें मालूम है कानून को वायलेशन करेंगे तो हम रगड़े जाएंगे। अगर ट्रैफिक का इशारा हमने क्रॉस किया तो हमारा जुर्माना पड़ गया, छूट नहीं है, सिफारिश नहीं है, कानून पर अमल होगा ही होगा और हम रिश्वत दे के नहीं बच सकते। जबकि हमारे पाकिस्तान में उल्टा है सारा कुछ। यहाँ सबसे ज्यादा ईमानदारी यहाँ दिखाई जाती है, सबसे ज्यादा नमाजें भी यहाँ पढ़ी जाती है, सबसे ज्यादा रोजे भी यहाँ रखे जाते हैं और सबसे ज्यादा 2 नंबर तरीके भी इस्तेमाल यहाँ किए जाते हैं। ये क्या वजह? और महकमा खुद करवाता है। अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान रिश्वत सतानी में तकरीबन दुनिया में नंबर 1 होने जा रहा है। यानी कि ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस भी है। लेकिन फिर इंसाफ की जब हम बात करते हैं, इंसाफ भी तो पाकिस्तान 130 नंबर से ऊपर है। उमर साहब, मसला यही मसला है कि हमारे मुल्क में जो कहते हैं ना वो अदालतें फाल नहीं है। अदालतें फाल हो जाए ना तो ये सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे और ये फौरी तौर पर लोगों को रिलीफ मिल जाया करे। लोग किसी तरह के 2 नंबर तरीके या शॉर्टकट को ना, पहले तो पैसे लेना एक शर्मिंदगी का बायस होता था, रिश्वत लेना शर्मिंदगी समझा जाता था। अब तो हिस्सा मांगा जाता है, ये तो हमारा हिस्सा है। अब तो उसमें फख्र होता है, महसूस होता है वो लेते। अब तो कुछ महकमों में जहां तक ये जड़ों तक पहुंच चुकी है, इसको हम किस तरह निकाल सकते हैं? ये जड़ों में कौम के बैठ गई है, ये महकमे में नहीं गई खाली। मुझे तो कोई बंदा कोई महकमा ऐसा नजर ही नहीं आता उसको इतना मालूम होता है मैं पैसे देने से बगैर मैं अपना काम नहीं करवा सकता। अब आप देखिए सड़क पे खड़ा किसी का ट्रैफिक चलान हो जाएगा तो वो भी कोशिश करता है कि कुछ ले देकर मामला तय हो जाए, और इसी तरह टैक्स के दफ्तर में कोई जाता है उसका भी यही कोशिश होती है कि ले दे के मामलात को तय किया जाए। असल बात यह है कि अब हमें इतना यकीन हो गया है इस रिश्वत सतानी पर, ना लेने वाला इनकार करता है ना देने वाला 1 मिनट के लिए भी सोचता है कि वो गलत काम है। इसको अब हम रिश्वत नहीं कहते, ये अब हमारा नॉर्म ऑफ द डे बन चुका है और कारोबार का हिस्सा बन चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा तो फख्र महसूस करते हैं। अब तो बात ही नहीं रही। अगर तब्दीली लानी है तो ये आम बंदा तो हम तो नहीं ला सकते, आम बंदा तो नहीं ला सकते। अगर आनी है इसमें से महकमों को दुरुस्त करना है, तब्दीली हमेशा टॉप से आती है, लेकिन तब्दीली का तो नाम ही ना लें आजकल, ऐਵੇਂ लोग नाराज हो जाते हैं। तारक पोलीपैक केस लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट थी जिस पे सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो गया है। अब इन फैसलों के बाद जो अपील महकमा में खारिज हुई है, ब्लैक लिस्टेड जो कंपनी है उनके मामला तब किस तरफ जाएंगे? देखिए जी, इसमें लोगों को बड़ा रिलीफ मिलेगा, उन लोगों को खास तौर पर जिन्होंने क्रॉस पे चेक के थ्रू पेमेंट्स की थी। असल में सुप्रीम कोर्ट ने तो हाई कोर्ट से भी ज्यादा रिलीफ दिया है। हाई कोर्ट ने तो और भी शर्तें लगाई थी कि फिजिकल वेरिफिकेशन देखे डिलीवरी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि सेक्शन 73 की कंप्लायंस देख लें, जो ये कहता है कि जिसने भी 50,000 से ज्यादा की पेमेंट करनी है थ्रू बैंकिंग चैनल करनी है, और जिस बंदे ने थ्रू बैंकिंग चैनल पेमेंट की गई है उसको इनपुट की एडजस्टमेंट से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। ये बहुत
बेनिफिशियल जजमेंट है ये, और बिल्कुल लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट ठीक कर दिया है। देखिए एक आम टैक्स गुजार के पास तो कोई ऐसी मशीनरी नहीं है कि वो पता कर सके कि जो सामने बेचने वाला उसकी नीयत क्या है या उसका क्या है। हमने उसके अंदर एफबीआर के सिस्टम का स्टेटस ही चेक करना होता है। अगर वो एक्टिव है और वो काम कर रहा है और वो उसको अपनी रिटर्न दायर कर रहा है तो मेरे पास तो मास वाइज के, और साथ मुझे वो क्रॉस पे चेक से पेमेंट कर रहा है, मैं उसको क्रॉस पे चेक से पेमेंट करूं तो और मेरा क्या फर्ज रह गया। यही सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि ऐसे बोनाफाइडी परचेजर्स को आप इनपुट से महरूम नहीं कर सकते, चाहे आपने बाद में उनको सब्सिक्वेंटली ब्लैक लिस्ट कर भी दिया, उससे भी कोई फर्क नहीं। उमर साहब, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा इदारा है, लेकिन हाई कोर्ट में कितने फीसद जो महकमाना अपील होती हैं जो खत्म हो जाती हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कितने फीसद महकमाना अपील खारिज हो जाती हैं? हाई कोर्ट में अगर महकमा 100 अपीलें करता है तो महकमे की 90 के करीब या 85 से 90 अपीलें जरूर खारिज हो जाती है, रिमांड हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा 10% उनको सक्सेस में। सुप्रीम कोर्ट में रेशियो इससे भी कम है। इसका मतलब है सबसे ज्यादा गलती जो महकमाना की जाती है महकमा की तरफ से है, जो आर्डर किए जाते हैं वो गलत महकमा की तरफ से किए जाते हैं, असेसमेंट ऑफिसर की तरफ से जो गलत फैसले लिखे जाते हैं उनकी वजह से महकमा जीरो पे आ जाता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। महकमाना अफसरानों की ट्रेनिंग ही कोई नहीं है ऑर्डर लिखने की, वो तो इस तरह के नाजायज फैसले करते हैं। आप तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करें, कमिश्नर अपील के पास जाकर 70% फैसले उनके खत्म हो जाते हैं। 70% से 80% फैसले सीआईआर अपील पर ही खत्म हो जाते हैं, जो महकमे का अपना अफसर होता है। ये जो बात है ना, ये बड़ी एक अलार्मिंग है। इसके ऊपर देखिए, जब एक वक्त था कि 1997-98 सन 2000 तक ये होता था कि जिस अफसर के 3-4 फैसले खारिज होते थे या अपीलों में पिट जाते थे, उसे एक बकायदा एक्सप्लेनेशन कॉल की जाती थी, एक बकायदा कमेटी होती थी जो उसे पूछती थी कि भाई तुम खाम में लोगों के फैसले क्यों कर रहे हो, तुम्हारे फैसले अपीलों फेल हो जाते हैं। अब मेरे ख्याल में इस वक्त तो वो कमेटी कैसी बननी चाहिए जिसमें चैम्बर के नुमाइंदे हों और साथ एफबीआर के नुमाइंदे हों। उमर साहब, अगर एक 60 अरब का एक ऑफिसर ने, लेकिन वो सवाल करने से पहले एक सीनियर एडिटर या इंस्पेक्टर 16 ग्रेड का वो फैसला करता है, अब तो अपील सिस्टम बदल गया, वो हाई कोर्ट में जाएगा, क्या हाई कोर्ट एक इंस्पेक्टर के फैसले पर या उसके सीनियर एडिटर के वो फैसले पर वो अपने जजमेंट बनाएगा? अफसोस अलमिया नहीं है। वैसे आपकी बात ठीक है कि एडिटर और इंस्पेक्टर 85 से 90% फैसले लिख रहे होते हैं और डीसी साहिबान उस पर दस्तखत कर देते हैं। फैक्ट ऑन फाइंडिंग जो कानून है वो ट्रिब्यूनल है, लेकिन उसमें जाने से पहले हाई कोर्ट में चला जाता है केस। अब देखिए, अगर सीआईआर अपील, ये जो मैं कहता हूँ कि हमने इर्तिका के दौर से गुजरना होता है लॉ ने भी। आपने एक अमेंडमेंट के अपील सीधी हाई कोर्ट जाएगी सीआईआर अपील के खिलाफ, मेरे ख्याल में उसका इतना सख्त नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है कि वो सारे के सारे मामला स्टक हो रहे हैं। मेरे ख्याल में जो 2 अपीलों का पहले कॉन्सेप्ट था ना कि पहले सीआईआर अपील की अपील ट्रिब्यूनल में और फिर हाई कोर्ट में, वो ज्यादा बेहतर थी। अब अगर हमें से गलती हुई है और निजाम हम देख रहे हैं कि बजाय रिकवरी होने के और पैसा फंस रहा है, मेरा तो ख्याल है कि बेहतर है कि इस निजाम को बेहतर करे और 2 अपीलों वाले रिवाज। रिश्वत का बाजार है, रिश्वत का दरवाजा खोलता है, फिर वो अफसर का वो फैसला है। अगर वो दुरुस्त है तो फिर करप्शन का बाजार नहीं खोलता। अगर वो गलत है, 60 अरब को किसी को टैक्स लग गया, वो अपील में जाएगा, अपील वालों को पैसा खर्च करेगा, वहां चपड़ा से लेकर ऊपर तक खराजात देगा, अपील से उठ गई फिर वो ट्रिब्यूनल में जाएगा, ट्रिब्यूनल में रिश्वत का जो दरवाजा खोला, फिर तो वो एक इंस्पेक्टर के फैसले ने खोला या सीनियर एडिटर के फैसले ने खोला, सारे करप्शन के दरवाजे उसने खोल दिए। और 5 साल बाद पता चलता है हाईकोर्ट से ये तो पहले डिक्लेयर थी, 60 करोड़ अरब का ये तो केस ही नहीं था, ये तो बनता ही नहीं है। वो जितना सफर टैक्स पे ने किया, पैसा जाया किया, टाइम जाया किया, वो भी किया। देखिए, हुकूमत सब कुछ कर रही है लेकिन इस अलमिये को रोकने की कोशिश नहीं कर रही, क्योंकि हुकूमत की जो ईयर्स एंड आईज हैं वो अफसरान है। सेल्स टैक्स के निज़ाम में रिश्वत खत्म करनी है तो इसको वैल्यू एडिशन की तरफ ले जाना पड़ेगा और सिंगल डिजिट में लाना, सिंगल स्टेज इसको कहते हैं, सिंगल स्टेज एंड सिंगल डिजिट। आप 6% रेट कर दे, सिंगल स्टेज कर दे, ना कोई इनपुट होगा तो ना कोई ब्लैक लिस्टिंग होगी, ना कोई फेक एंड फ्लाइंग इनवाइस होगी। उमर साहब, उसमें बार बार अफसर कहते हैं जब इसको हम करेंगे तो फिर एक ने बदले टैक्स काट लिया, फिर अगले ने काट लिया, फिर वो किस तरह करेंगे, एडजस्ट किस तरह होगा? कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी ना, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपका सिंगल स्टेज 5% या 6% रेट होगा, उसमें इनपुट की एडजस्टमेंट कोई नहीं होगी। उसका फायदा ये होगा कि हर एक अपनी सेल का टैक्स दे रहा होगा और किसी किस्म का रिफंड का निजाम ही नहीं बनेगा, रिश्वत ही खत्म हो जाएगा, रिश्वत ही खत्म हो जाएगी आपकी। वैसे नेट टैक्स जो जितना है टैक्स वो तो इकट्ठा भी इतना ही होता है, 4-5% ही। फिर आप नहीं समझ रहे। पहले तो आप कह सकते थे कि मैंने बात की यार, अभी इसका कोई वजूद नहीं है। अब PR पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने कहा जी मैं अपना 16% की बजाय 5% रेट करता हूँ ये रेस्टोरेंट्स के ऊपर, जो इनपुट नहीं मांगेगा। यकीन करे उनका रेवेन्यू 8-10 गुना बढ़ गया है इनपुट ना मिलने की वजह से। ये तो खत्म कर दे, ये क्यों कर रहे हैं? ये सारा का सारा यही सिंगल स्टेज होना चाहिए,
نہ کوئی ان پٹ کا نظام ہو، نہ آؤٹ پٹ کا، نہ ریفنڈ کا. اس کو میں کہتا ہوں یہ فساد کا نظام ختم کر دیں. بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے بریک سے جانے سے پہلے اگر یہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے لاہور ہائی کورٹ کے جو ہیں ان کے فیصلوں کے تناظر میں FBR اب ان پر فیصلوں پر عمل درآمد کس طرح کروائے گا، لیکن بریک سے بعد. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہے عمیر باجوہ صاحب. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے، ہمارے ٹیکس امور ہیں. عمیر باجوہ صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ فیک اینڈ فلائنگ انوائسز پر سپریم کورٹ کی بڑی زبردست ججمنٹ آئی ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ زبردست اقدام ہے سپریم کورٹ کا. فیک اینڈ فلائنگ انوائسز کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں. یہ تقریباً 1.5 سے 2 سال پہلے سر یہ ایک اسکیم آیا تھا 348 بلین کا، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ 348 بلین کا جو سیلز ٹیکس ہے یہ چوری ہوا ہے. گورنمنٹ نے اس پہ بریفنگ کی کہ جناب یہ 348 بلین کا اسکیم ہے، اس کو لوکیٹ کیا جائے. اچھا سر پتہ چلا تو اس میں بے شمار کمپنیز انوالو تھی، کوئی کراچی کی کمپنیز تھیں، لاہور کی تھیں، بے شمار کمپنیز اس میں انوالو تھیں. تو اس میں کیا ہوا کہ اس کی آڑ میں جو ہے جو ٹیکس پیئر تھا، جو گڈ ٹیکس پیئر تھا، جو گڈ ان فیتھ تھا، اس کے لیے بھی بڑا مشکل مرحلہ سٹارٹ ہو گیا. اب جس نے جو تو ایک آپ کہیں کہ اس میں فیک ان پٹ ٹیکس جو ہے وہ لیا جاتا ہے. وہ کیسے کیا جاتا ہے کہ آپ ایک فار ایگزامپل جو سیلز ٹیکس ہے نا، اس میں بیسیکلی انوائسز ایشو ہوتی ہیں. اب یہ پوری کی پوری سپلائی چین ہوتی ہے. ایک یہ مینوفیکچرر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ اینڈ کنزیومر پہ آتا ہے. یہ مینوفیکچر ہے، اس کے بعد ڈسٹریبیوٹر ہے، ہول سیلر ہے، ریٹیلر ہے، دین اینڈ کنزیومر ہے. اب بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ جو سیلز ٹیکس ہے نا، یہ بیسیکلی آپ جب مینوفیکچر جو ہے وہ ایک پروڈکٹ بناتا ہے، پروڈکٹ بنانے کے بعد وہ اپنے ڈسٹریبیوٹر کو دیتا ہے یا آپ کہہ لیں کہ مارکیٹ میں لانچ کرتا ہے، تو یہ بیسیکلی اس پہ سارے کے سارے جو اخراجات ہوتے ہیں یا ٹیکسز ہوتے ہیں وہ اس پہ چارج ہوتے ہیں. اوبویسلی وہ جو ٹیکس ہوتا ہے جو اس کے اوپر سیلز ٹیکس چارج ہوا ہوتا ہے وہ اینڈ کنزیومر نے دینا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ جب وہ ڈسٹریبیوٹر کو دیتے ہیں تو ڈسٹریبیوٹر جناب اس کو اگر فیک انوائس کسی بھی تھرو سے لے لیتا ہے تو وہ فیک انوائس جو ہے وہ لے کے اپنے سیلز ٹیکس ریٹرن میں کلیم کر لیتا ہے. تو جب وہ کلیم کر لیتا ہے سیکشن 8 جو ہے وہ جو سیلز ٹیکس کا ہے وہ کہتا ہے کہ جو آپ کی ٹیکسیبل سپلائی سے ریلیٹ کر رہا ہے ان پٹ ٹیکس، آپ اس کو ایڈجسٹ کریں گے. ادر دین دیٹ جو ہے وہ آپ اس کو انڈیویزیبل کر دیں گے. جب ایک ٹیکس پیئر گڈ ٹیکس پیئر ان گڈ فیتھ جو ہے وہ ساری چیزیں پرفارم کر رہا ہے، سیکشن 73 کی کمپلائنس کر رہا ہے، سیکشن 8 کی کمپلائنس کر رہا ہے، تو وہ ان گڈ فیتھ ہے. تو میرے خیال سے اگر اس طرح سے ٹیکس پیئر کو آپ اس کٹہرے میں لے کے آئیں گے اور اس کو تنگ کریں گے تو یہ جو ہے وہ ٹیکس پیئر کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی. اس لیے میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جو حالیہ ججمنٹ آئی ہے ایگلز کیبل کے حوالے سے، میں اس کی بڑی تائید کرتا ہوں اور اس میں ایک کہہ لیں کہ ٹیکس پیئر کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے، جس میں انہوں نے کہا گیا ہے کہ بیسیکلی اس ججمنٹ میں یہ ہے کہ جو آپ کی بلیک لسٹنگ ہوتی ہے یا سسپینشن ہوتا ہے وہ ڈزنٹ میٹر، وہ اس کی ان پٹ ٹیکس کے لیے وہ میٹر نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے جب ایک ٹیکس پیئر جب وہ ریٹرن سبمٹ کرتا ہے تو اس کا سٹیٹس ایکٹیو رہتا ہے. اب وہ ریٹرن سبمٹ نہیں کرتا تو اس کا سٹیٹس سسپینڈ ہو جاتا ہے یا کچھ عرصے بعد وہ بلیک لسٹ ہو جاتا ہے. تو اب اس ججمنٹ میں کہا ہے کہ جب وہ ایٹ دیٹ ٹائم وہ جب ٹرانزیکشن کر رہا ہے اور اس ٹائم پہ وہ اس کا سٹیٹس ایکٹیو ہے تو وہ ٹرانزیکشن 100% ویلڈ ہے. اگر اس کے بعد وہ سبسیکوینٹلی اس کا بلیک لسٹ میں چلا گیا تو دین وہ اس کے کوئی اثر انداز نہیں ہوگا ٹرانزیکشن پہ. لہٰذا یہ ججمنٹ جو ہے وہ میرے خیال کے مطابق بڑی زبردست ہے اور ٹیکس پیئر کے فیور میں آئی ہے. عمر باجوہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت پراپرٹی سیکٹر کو مانیٹرنگ کرنے کے لیے ریگولیٹری اتھارٹی بنانا چاہتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بننی چاہیے؟ بیسیکلی یہ آج سے 2 سال قبل جو ہے یہ پراپرٹی سیکٹر کو انفارچونیٹلی گورنمنٹ نے جو ہے وہ بلڈوز کر دیا گیا ہے. جب یہ پراپرٹی سیکٹر کو بلڈوز، آپ کو پتہ ہے ہماری پاکستان میں جو اکانومی ہے موسٹلی انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے. جب آپ کی اکانومی ہی انڈاکومنٹڈ ہے تو پھر آپ کو میرے خیال سے اس مطابق ہی اس کو لے کے چلنا چاہیے. یا تو اگر آپ اپنی پہلے اکانومی کو ڈاکومنٹڈ کر لیں دین پھر آپ اس کے مطابق اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ پالیسیز بنائیں. اگر آپ کی اکانومی ہی انڈاکومنٹڈ ہے تو میرے خیال کے مطابق اس کو پھر آپ اس لحاظ سے چلنا چاہیے. پراپرٹی سیکٹر پاکستان میں انفارچونیٹلی کہنا چاہیے کہ ایک ایسا سیکٹر ہے کہ اس کے ساتھ ساری کی ساری انڈسٹریز جڑی ہیں. اس کے ساتھ سیمنٹ انڈسٹری جڑی ہے، اس کے ساتھ بجری انڈسٹری جڑی ہے، اس کے
ساتھ سریا انڈسٹری جڑی ہے، اس کے ساتھ لیبر انڈسٹری، لیبر جو کلاس ہے، جو ہماری متوسط کلاس ہے، نچلی کلاس ہے، وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے. تو اس کے ساتھ بے شمار اور انڈسٹریز بھی ہیں جو ظاہر سی بات ہے کنسٹرکشن میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جب آپ نے 2 سال پہلے اس کو آپ نے بلڈوز کیا تو آپ دیکھ لیں آج پراپرٹی کے کیا حالات ہیں. آپ کا جو پراپرٹی ڈیلر ہے، آپ کا جو چھوٹے قسم کا پراپرٹی ڈیلر ہے، وہ بیچارہ اس ٹائم پہ بہت ہی پریشان ہے. کیونکہ کام ہے ہی نہیں ہے. تو میرے خیال سے یہ گورنمنٹ کا جو ہے وہ ایک خوشائن سٹیپ ہے کہ اس پہ وہ کوئی پالیسی یا کوئی جو ہے اس پہ کوئی کیبنٹ بنا رہی ہے کہ اس کو اسپیسیفکلی اس پروسیس کو دیکھے اور اس میں کچھ اس میں ریلیف دیا جا سکتا ہے اس کو مینیج کیا جائے. عمر باجوہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ اتھارٹی بن گئی تو ٹیکس چوری یا ٹیکس فراڈ کو روکا جا سکتا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر میں واقعی بہتری آ جائے گی؟ میرے خیال سے ہونا تو چاہیے. کیونکہ اگر آپ ایک چیز کو سٹریم لائن کرتے ہیں، کوئی پالیسی بناتے ہیں، کوئی اسٹرانگ پالیسی بناتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے امپیکٹس تو آتے ہیں سوسائٹی میں. آپ ظاہر سی بات ہے آپ پالیسی بنائیں گے IMF کو دے کے. IMF جو آپ کو آپ کی ملک کی جو اسٹڈی ہے اس کے مطابق آپ کو دیکھے گا کہ ویدر آپ پہ جو ہے یہ چیز اپلائی ہونی چاہیے اور یہ چیز اپلائی نہیں ہونی چاہیے. اور جو چیز آپ پہ اپلائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بیسیکلی جو آپ کا جو FATF ہے نا، FATF ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں منی لانڈرنگ اور اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں آپ کو پتہ ہے آپ کا پچھلے 2-3 سال سے آپ کا پاکستان کا جو سٹیٹس ہے وہ گرے لسٹ میں تھا. اب چونکہ پاکستان اس پہ کافی حد تک چیزیں کر رہا ہے، اس میں کافی جو ان کے جو سٹیپس تھے اس پہ کافی حد تک پاکستان نے اس پہ ورکنگ کی ہے اور اس پہ جو منی لانڈرنگ ہے اسپیسیفکلی بلڈر ڈیولپر، یہ جیولرز، اس پہ جو کافی حد تک انہوں نے جو ہے وہ کوپ اپ کیا ہے اور چیزیں کافی حد تک بہتر ہوئی ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر اس کو آپ مزید چیزوں کو بہتر کیا جائے اور اس پہ پالیسی اسٹرانگ پالیسیز بنائی جائیں کہ ویدر جو بیسیکلی پراپرٹی میں ہے کیا، پراپرٹی میں ہے پیسے کی ٹرانزیکشن، اگر آپ اس ٹرانزیکشن کو ریگولیٹ کر دیں تو میرا خیال ہے کہ معاملہ جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں، چیزیں مزید بہتر ہو سکتی ہیں. ٹیکس اوائڈنس، ٹیکس فراڈ کو بھی آپ منیمائز کیا جا سکتا ہے کہ آپ پالیسی اس کو اسٹرانگ کریں. ہاں، ریٹس بھی کم کریں، کیونکہ اوبویسلی جب آپ ریٹس کم کرتے ہیں تو وہ الٹیمیٹ اس کو فائدہ تو پہنچتا ہے. کیونکہ پراپرٹی سیکٹر میں آپ کو پتہ ہے موسٹلی جو ہے وہ اینڈ کنزیومر ہے. اینڈ کنزیومر آپ کہہ لیں کہ جو 5 مرلے 10 مرلے کا جو پلاٹ لیتے ہیں وہ اینڈ کنزیومر ہے جو متوسط طبقے سے بلانگ کرتے ہیں. اگر آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو یہ آپ کی جو ہے وہ پراپرٹی سیکٹر بھی نہ صرف گرو کرے گا بلکہ آپ کی معیشت کا پہیہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اس کے ساتھ بے شمار انڈسٹری جو ہے وہ انٹر کنیکٹڈ ہے. سیمنٹ ہو گیا سیکٹر ہو گیا، آئرن سیکٹر ہو گیا، یہ ساری انڈسٹریز جو ہے وہ اس کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے. تو اگر اس چیز کو بہتر کیا جائے گا تو چیزیں میرے خیال میں مزید بہتری آئے گی. عمر باجوہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اتھارٹی بننی چاہیے یا پراپرٹی سیکٹر میں ٹیکس ریٹ کو کم کر کے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ ریلیف تو ملے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو فائنینس ایکٹ 2024 آیا تھا اس میں انہوں نے کیٹیگرائز کیا تھا، کوئی 3 کیٹیگرائزیشن کی تھی. ایک کیا تھا فائلر، ایک کیا تھا لیٹ فائلر، ایک کیا تھا نان فائلر. اب یہ جو 3 کیٹیگری آئی تھیں یہ اسپیسیفکلی جو ہے وہ پراپرٹی سیکٹر کے حوالے سے آئی تھیں. اب جو فائلر ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ 3% ہے، جو لیٹ فائلر ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ 6% ہے. اب جو نان فائلر ہے اس کا ریٹ جو 10% ہے، وچ از ویری ہیوج ٹیکس ریٹ. اس سے آبویسلی جو آپ کا اینڈ کنزیومر ہے یا ٹیکس پیئر ہے وہ جو ہے وہ بڑی مشکل میں ہے کہ اتنا ہیوج ریٹ جو ہے وہ انہوں نے کر دیا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پراپرٹی سیکٹر جو ہے ڈاؤن فال کا شکار ہے. وہ اس لیے ہے کیونکہ ریٹس اتنے بڑھا دیے گئے ہیں کہ سیل پرچیز آپ کی مارکیٹ میں جو ہے بالکل ختم ہوئی پڑی ہے، ٹریڈنگ نہیں ہو رہی. سیل پرچیز وہی بیچارہ اینڈ کنزیومر ہے جو بڑی مشکل سے جو ہے وہ اپنی جمع. اب ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایوبی صاحب اس میں بیسیکلی جو پراپرٹی سیکٹر ہے نا، یہ بیسیکلی ایسے کہہ لیں کہ جو ہمارے جیسا طبقہ ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ اپنی ساری جمع پونجی جو ہوتی ہے نا وہ ساری اکٹھی کر کے وہ کہتا ہے کہ یار میں ایک گھر بنا لوں، پلاٹ بنا لوں، میری ساری جمع پونجی جو ہے اس میں لگ جائے. تو اگر آپ ایسے بندے کو تنگ کریں گے، اس پہ ٹیکس لگائیں گے تو وہ اوبویسلی وہ آپ کا جو اینڈ کنزیومر ہے، جو گڈ ٹیکس پیئر ہے، جو متوسط طبقے سے بلانگ کرتا ہے، وہ بیچارہ تنگ ہوگا. اور اوبویسلی اس وجہ سے جو ہے نا وہ پھر آپ کا انفلیشن ریٹ بھی اوپر جائے گا، مہنگائی ہوگی. ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے ریٹس کو بھی کم کرنا چاہیے. اور یہ جو انہوں نے کیٹیگرائز کیا ہے اس کو میرے خیال سے یہ کر بھی رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ اس پہ چاہ رہی ہے کہ جو کیٹیگری والا سسٹم ہے اس کو ختم کیا جائے اور ایک سنگل جو ہے وہ ریٹ لگایا جائے کہ جناب اگر فائلر کے لیے جو ہے وہ آئی تھنک میں نے سنا ابھی کنفرم نہیں ہے کہ اس کو انہوں نے کر رہے ہیں کہ کوئی 1% پہ لے کے جا رہے ہیں، یہ 0.5% پہ لے کے جا رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ 1.5 کروڑ کی تک پراپرٹی جو ہے وہ 0.5%، اور جو نان فائلر ہے اس کو 2% یا 2.5% پہ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک خوشائن سٹیپ ہے کہ اس کو کریں تاکہ جو ہے اینڈ کنزیومر کو فائدہ ہوئے، گڈ ٹیکس پیئر کو فائدہ ہوئے، اور تاکہ جو آپ کی یہ پراپرٹی سیکٹر ہے اس کا پہیہ بھی چلے. اور اس کا پہیہ چلے گا تو اوبویسلی معیشت کا پہیہ چلے گا. تو یہ میرے خیال سے خوشائن سٹیپ ہے. عمر باجوہ صاحب، یہ بھی بتائیے گا سپریم کورٹ کی جو
जो जजमेंट आई है उसके बाद सेल टैक्स में टैक्स चोरी को या फेक एंड फ्लाई इनवॉइसेस को इसमें कोई बेहतरी आने वाली है? इसमें बेहतरी आएगी, लेकिन मेरे ख्याल से इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ भी करनी चाहिए कि इसमें मजीद कोई अमेंडमेंट करें या कोई SRO लेके आए। मैं आपको बताता चलूँ कि ये मार्च 2024 में जो एक SRO आया था 350, जिसने एक समझ लें कि सेल्स टैक्स की दुनिया में एक भूचाल एक ले आए थे कि जनाब सेल्स टैक्स को जनाब हिला के रख दिया था, जिसकी इम्पैक्ट आज तक चले आ रहे हैं। सेल्स टैक्स को मेरे ख्याल से इतना टाइट नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली इसको इतना टाइट कर दिया है कि आवाम जो है, जो गुड टैक्स पेयर है, वो यकीन करें इतना परेशान है कि उसकी जो है ना रिटर्न सबमिट हो रही है, ना टाइम पे उसकी फाइलिंग हो रही है, वो बहुत ही बेचारा परेशान है। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों को उसके साथ साथ कनेक्ट करके इसको कोप अप किया जाए, क्योंकि ये बेसिकली ये जो आपकी जजमेंट आई है ये तो बेहतरीन है, क्योंकि खुशाइन स्टेप है, क्योंकि बेसिकली ये जो आपका गुड टैक्स पेयर था वो इस फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस के हवाले से वो भी समझ लें कि बराबर का जो है उसको तंग किया जा रहा था, उसको मेल प्रैक्टिस की जा रही थी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऑब्वियसली वो मैटर तो करेगी, लेकिन इसके साथ साथ पॉलिसी भी बनाई जाए ताकि जो है इस मैकेनिज्म को कोई स्ट्रीमलाइन किया जाए, ना कि इसको मुश्किल किया जाए। मेरे ख्याल से इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। अगर आप इसको मुश्किल करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होंगी। जैसे जब आप कोई किसी भी चीज़ को मुश्किल करते हैं वो चीज़ें बेहतर होने के बजाय वो मज़ीद बदतर होती जाती हैं। तो मेरे ख्याल से इसको चीज़ को जो है ना पॉलिसी के साथ इंटरकनेक्ट करके तो इसको चीज़ को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। उमर बाजवा साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि हुकूमत ने प्रॉपर्टी सेक्टर को मुकम्मल फोकस किया हुआ है। बयानात आ रहे हैं कि प्रॉपर्टी सेक्टर को बड़ा रिलीफ मिलने वाला है, टैक्सेस की छूट होने वाली है, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल उसमें रुकावट है। क्या वाकई IMF इस बात की इजाजत देगा कि प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्सेस को कम कर दिया जाए या टैक्सेस को खत्म कर दिया जाए? इस मौजूदा हालात में आप क्या समझते हैं, किस तरह बेहतरी मुमकिन है? मेरे ख्याल के मुताबिक यूबी साहब इसको गवर्नमेंट जो है वो कह लेंगे चेंजेस करना उसके लिए इनएविटेबल हो गया। अगर इस चीज़ को चेंज नहीं करेंगे तो डे बाय डे आपके मुल्क की हालात बदतर होते जा रहे हैं, बेहतर होने की बजाय। वैसे देख रहे हैं चीज़ें कि जनाब वो आपका इन्फ्लेशन रेट भी नीचे आ रहा है, क्योंकि वो काइबो रेट जो आपका कह रहे हैं जी काइबो रेट अब सिंगल डिजिट पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब वो स्टॉक मार्केट पहले ऊपर जा रही थी, अब वो भी नीचे आना शुरू हो गया। तो अब जाहिर सी बात है पैसा कहीं ना कहीं तो जाना है, अब उधर से भी निकल रहा है, बैंकों का भी जो है वो इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया। तो अब ऑब्वियसली वो पैसा कहीं ना कहीं तो सर्कुलेट होना है, तो यहाँ वो प्रॉपर्टी में जाना है, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी में जाना है, तो गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट करेगी तो ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो मेरे ख्याल के मुताबिक गवर्नमेंट को सीरियस जो है इस पे स्टेप लेना चाहिए। बेशक IMF तो नहीं मानेगा इस बात पे, लेकिन IMF के साथ मुज़ाकरात करके इसको बेहतरी के तौर पे इसको करना चाहिए, क्योंकि ये जो आपका जो सेक्टर है, मैं वही बार बार कर रहा हूँ कि ये सारा इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आप ये खाली ये नहीं कि आप एक बिल्डर डेवलपर को आप छोड़ दे रहे हैं, इसके साथ 100 इंडस्ट्रीज आपके साथ जुड़ी हुई हैं। नो डाउट मैं इस पे भी बिलीव करता हूँ कि प्रॉपर्टी सेक्टर जो है वो नहीं होना चाहिए, इस पे मईशत आपकी डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मईशत की जो मिरास है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडस्ट्री होती है, कि जहाँ पे इंडस्ट्री लगे वहाँ पे आपके मजदूर जाएं, उस पर आपका जो है मुल्क का मईशत का पहिया चलता है। लेकिन जब आपकी इकॉनमी उस लेवल की नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से उस सुहाने ख्वाब की बजाय जो आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है उसको तो ले ली जाए, बजाय इसके कि आप इस जगह से भी जाते जाएं। तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा रिवाइव करना चाहिए, कोई इसको मजीद इसको बेहतर करने चाहिए, कोई रेट्स कम करने चाहिए, को फैसिलिटेट करना चाहिए, टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करें, ताकि इस सेक्टर को जो है जैसे आपने एक्सपोर्टर को फाइनेंस एक्ट में आपने जो है वो उसको बुलडोज कर दिया, इसको तो ऑलरेडी बुलडोज किया है प्रॉपर्टी सेक्टर को। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि इसको इनको रिवाइव करना चाहिए, ताकि ये चीज़ें रिवाइव होंगी तो सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज है कनेक्टेड है वो चीज़ें भी रिवाइव होंगी, तो मैशत का जो है वो पहिया चलेगा। बहुत शुक्रिया उमर बाजवा साहब, आपने हम टाइम दिया। नाज़रीन, यहाँ छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी उमर साहब, FBR अब किस तरह इन फैसलों पर अमल दरामद करवाएगा? FBR अमल दरामद तो नहीं है, उसने अमल दरामद खुद करना है इसके ऊपर। इन फैसलों को रोशनी में अपनी फील्ड फॉर्मेशंस को इंस्ट्रक्शंस देनी है कि इस आर्टिकल 189 के अंदर इस तमाम फैसलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बाइंडिंग होते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आजकल एक अनार्की की सिचुएशन है ना, मुल्क में कोई चीज़ भी सेटल्ड नहीं है, तमाम इदारे भी परेशान है, मईशत की भी परेशानी चल रही है, सियासत भी बुनचाल में है, तो उसकी वजह से कुछ भी सेटल्ड नहीं है।
ایسے معاملات میں اس وقت ملک کے اندر پرابلم چل رہی ہے جس کی پریشانی بھی ہے سب لوگوں کو، نہ ہم اس کے اوپر سدباب کر رہے ہیں. دہشت گردی کی کارروائی اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں جو کہ لمحہ فکریہ بنتا جا رہا ہے کہ روزانہ درجنوں کے حساب سے اب اشاعتیں ہو رہی ہیں. صحیح، کوئی شک نہیں اس میں. اچھا عمر صاحب، ان فیصلوں کے بعد اب ٹیکس پیئر کو ہراساں کرنا یا ان سے پیسے بٹورنا ممکن ہوگا؟ باز تو کسی نے نہیں آنا. اب ٹیکس گزار کے پاس بہت سارے قانونی حقوق ہوں گے. سپریم کورٹ نے جو معاملات طے کر دیے ہیں، اگر کوئی اس کو ہراساں کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ بھی اس کے اوپر جا کر عدالت سے ریلیف لے سکتا ہے، یا اس افسر کو بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، پہلے میری سول لائبلٹی طے کرو اس کے بعد میرے سے بات کرنا. یا وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں نے تو تمام پیمنٹس کراس پے چیک کے شروع کی ہیں، میری ان پٹ ایڈجسٹمنٹ آپ ڈس الاؤ نہیں کر سکتے. ان سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بعد ٹیکس پیئر کو سب سے بڑا ریلیف کیا ہے جو اس کو سمجھ آنا چاہیے، اور ڈپارٹمنٹ کے لیے کیا نقصان ہے؟ سر سب سے بڑا ریلیف بیجا ایف آئی آرز نہیں ہو سکیں گی. سب سے بڑا دیکھیں، باقی سول لائبلٹی کنٹیسٹ کی جا سکتی ہے. جب آپ کے پاس ابھی ریسنٹلی محکمے نے فیصلہ آباد کے ایک انتہائی مشہور ایکسپورٹر کے خلاف اس طرح کی کارروائی کی اور ان سے زبردستی ریکوریاں کی، وہ لوگ ڈر کے دے دیتے. یہ نہیں کہ وہ انوالو ہوتے ہیں. ایک لسٹڈ کمپنی اربوں خربوں روپے کا کاروبار کر رہی ہے اور آپ نے اس کے سی ایف او کو رات گئے اٹھا لی ہے تو وہ بیچارہ اور کیا کرے؟ وہ اپنے مالکوں سے کہے گا جی صلح کر لیں، کوئی باندھ، وہ تو بدنامی علیحدہ ہو جاتی ہے اور ہراسن کی علیحدہ ہوتی ہے. شہرت میں نقصان، شہرت کو نقصان بہت، تو کاروبار بھی نہیں کر سکتا. اس کے مطلب اس میں اب ٹیکس پیئر کے لیے فائدہ ہے، ڈپارٹمنٹ کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے. ڈپارٹمنٹ کے لیے دیکھیں، ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ اپنا گھر سیدھا صاف کرے. یہ ڈپارٹمنٹ کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں کے خلاف، جن کی یہ کہتے ہیں کہ بوگس کمپنیاں تھیں، آج تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. یہ بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ جن کمپنیوں سے، بوگس کمپنیوں کو یہ کہتے ہیں یہ بلیک لسٹڈ کمپنیاں تھیں، ان کے خلاف آج تک ایک آنے کی کارروائی نہیں ہو سکی. ان فیصلوں کے بعد، سپریم کورٹ ججمنٹ کے بعد، جو لسٹڈ کمپنی ان کے معاملات کس طرف جائیں گے؟ سر لسٹڈ کمپنیوں کے معاملات بھی اسی تناظر میں دیکھے جائیں گے. بلکہ میں پھر کہوں گا، مثلا ایک اگر لسٹڈ کمپنی ہے یا ان لسٹڈ کمپنی ہے، اس کی 50 ارب کی سیل ہے، اس کے سارے معاملات کے اندر کوئی ایسی 40 ارب کی پرچیز ہے، 30 کروڑ روپے کی ایک ایسی پرچیز نکل آتی ہے جو کہ ایک بلیک لسٹڈ پارٹی کی ہے، تو اس میں اس کی نیت مجرمانہ کہاں آ رہی ہے؟ اس میں تو اس کو پتا ہو تو وہ کبھی کرے ہی نہ اس سے. آپ دیکھیں آج کل سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، واٹس ایپ کے گروپ بن گئے ہیں اور یہ جو بلیک لسٹ ہوتی پارٹی، یہ بڑی نامی گرامی فرمیں ہوتی ہیں. اچھا سر جی، دو ججمنٹ کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہے؟ کون سے سیکٹر کو ہے؟ زیادہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو اور پیپر سیکٹر کو، ایون سٹیل سیکٹر کو بہت فائدہ ہوگا. ایون سٹیل سیکٹر کو بہت فائدہ، یعنی دونوں ججمنٹ سے. اور سب سے زیادہ سیل ٹیکس میں جو رجسٹر ہے ان کو فائدہ ہے، ان کو بہت زیادہ فائدہ، رجسٹرڈ پرسنز کو بہت فائدہ ہوگا. اب محکمہ اگر کسی کو پر ایف آئی آر دیتا ہے، سب سے پہلے اس کو کیا مد نظر رکھنا ہوگا؟ سپریم کورٹ کی ججمنٹ. اب وہ ایف آئی آر دے ہی نہیں سکتا جب تک وہ پہلے آپ کی سول لائبلٹی طے کرے گا کہ آپ نے اتنے پیسے آپ کی طرف نکلتے ہیں، جس کے اگینسٹ آپ فوراً اپیل میں بھی جا سکتے ہیں، اور اپیل میں اگر آپ جیت لیتے ہیں تو وہ آپ کے خلاف ایف آئی آر بھی نہیں کاٹ سکتا. اگر فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے، اس کے بعد فیصلے کے بعد ایف آئی آر کاٹے گا، پہلے نہیں کاٹ سکتی. انکوائری شروع ہوتی تھی، پہلے چوتھے دن ایف آئی آر کاٹ جاتے. بینکوں سے پیسے بھی بغیر اور اجازت کے یا ویسے نکالے جا سکیں گے. بات یہ کہ ایف آئی آر والے کیس میں تو لوگ آپ خود اپنے بینک سے لا کے پیسے دے دیتے تھے، وہ ڈر کے مارے. اچھا عمر صاحب، حکومت کئی عرصے سے یا دنوں سے، مہینوں سے کہہ لے، پراپرٹی سیکٹر کو نوازنا چاہ رہی ہے. ریلیف دینے کی بار بار بیانات بھی آ رہے ہیں، کوئی ایک دو چیزیں بھی سامنے آئی جس میں وہ ود ہولڈنگ ٹیکس کو بھی ختم کیا جا رہا تھا، ایکسائز ڈیوٹی کو بھی ختم کیا جا رہا تھا، 236 کے سی پہ اس پہ کوئی بینیفٹ پراپرٹی سیکٹر کو دیے جا رہے تھے. پھر کہنے میں دیکھنے میں ملا پاکستان بزنس کونسل نے خط لکھا ہے وزیر اعظم صاحب کو یہ ریلیف نہ دیں. لیکن موجودہ صورتحال میں جس طرح وزیر خزانہ کے بار بار بیان آتے رہے پراپرٹی سیکٹر پہ، اب جو ریسنٹلی جو بیان آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے پراپرٹی سیکٹر میں ٹیکس چوری کو روکنے کے لیے، ٹیکس فراڈ کو روکنے کے لیے جو غلط اپنی اسیسمنٹ اس میں بتاتے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے ریگولیٹری اتھارٹیز بنانا چاہ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ریگولیٹری اتھارٹی بنانے سے پراپرٹی سیکٹر میں بہتری آئے گی، ٹیکس چوری کو روکا جا سکے گا؟ یہ فائل سسٹم کیا ہوگا؟ میں تو یہ ریگولیٹری باڈیز کی نا یہ بتاب کے بڑا سخت خلاف ہوں. یہ اوور گورننس میں چلا گیا معاملہ ہے. اس وقت آئی ایم ایف کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھئی اپنا خرچہ کم کرو اور یا اپنی اسپینڈنگ کم کرو، اس پہ خرچہ کم کرو، یا پھر یہ جو باقی کے ٹیکس زیادہ کلیکشن نہیں کرو. آپ نہ خرچہ کم کرتے ہیں اور ٹیکس کلیکشن کے لیے میں آپ کو بالکل ایک کلیئر بات بتا دوں، جو اس وقت موجودہ 10 15 20 لاکھ ٹیکس پیئر نا، اس کا اپنے خون بھی نچوڑ لیا. اب اس میں مزید ٹیکس دینے کی کوئی سکت نہیں رہے گی. اب آپ روز ٹی وی پر بیٹھ کے مجھے کہتے ہیں عوام سے جی قربانی چاہیے، اب عوام کی تو قربانی ہو گئی ہے. میں
जब खबर हम साफ़ी हैं, वह 2% पे महंगाई आ गई। जब दवाई लेने के रात बच्चों की मैं गया हूँ, वो जो 100 रुपए की वो शरबत थे वो 300 के हो गए, जो 200 की दवाई आनी थी 1100 की आई है। तो महंगाई कहाँ से कम हो गई? असल में मैं यही तो आपको कर, महंगाई की लोग जब मैं बाजार में जाके अपनी जेब से पैसे खर्चता हूँ तो मैं किसी के दावे पर यकीन नहीं करूंगा। अगर तब मैं तो तब दावे पर यकीन करूंगा कि अगर जो मैं आज से 4-5 साल पहले 100 रुपए की खरीदारी करता था आज भी उतनी हो जाएगी तो मैं कहूंगा महंगाई खत्म हो गई। चलो 100 के पीछे 15 रुपए बढ़ गई, चलो 20 रुपए बढ़ गए। अब तो उमर साहब 100 रुपए वाली चीज चली गई 300 रुपए में, फिर उसको अब क्या कर सकता है वो? महंगाई की कैलकुलेशन का मेथड है ना हुकूमत का, ये भी फ्लॉड है। इसके अंदर जो इंडिकेटिव चीजें ये डालते हैं, मसलन उसमें गवर्नमेंट रेवेन्यूज नहीं डालते, उसमें डिफरेंट पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जैसे है, अगर उसको आप काउंट नहीं करेंगे तो फिर आपको रियल कैसे महंगाई का अंदाजा होगा? मैं तो उसके इनके मेथड के ऊपर ही मुझे बड़ा सख्त एतराज है कि ये इनके स्टैट्स ही गलत है, इसका कोई ज़मीनी का एक था। अभी रमजान जब से शुरू हुआ ठीक है, तो यही है, हम सब घर के खर्चे क्योंकि हम तो करते हैं ना, जब 100 लाके तो सलफ देना पड़ता है। हुकूमत के आला अहदेदारों से कहूँगा कि ये आप बार बार कहते हैं, ये आपको फायर बैक करता है, क्योंकि जब लोग अवाम हर चीज़ देखिए, बाकी ऐसी चीज़ मैं मान सकता हूँ जो सिर्फ टीवी पर रहती है, महंगाई एक ऐसी चीज़ है कि मैंने जेब से जब पैसे खर्चने हैं ना तो उसी वक्त मैंने वावेला शुरू कर दिया। तो मैंने उल्टा आपके दावे को देखकर मुझे और शदीद इसके अंदर लोगों को गुस्सा आता है कि यार हमारे महंगाई ने हमें पीस के रख दिया और ये कह रहे महंगाई नहीं रही। तो इसलिए मैं तो अच्छा उमर साहब, अब प्राइवेट सेक्टर की बात आ लेते हैं। वाकई प्राइवेट सेक्टर में आप समझते हैं बेहतरी आएगी? वाकई टैक्स छूट मिल जाएगी? कोई इस तरह मामला है? रेगुलेटरी बॉडी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये फजूल बात है, ये सिर्फ और इजाफा होगा। बिल्कुल बिल्कुल हर रेगुलेटरी बॉडी अरबों रुपए में पड़ती है। अभी तो हुकूमत ने अपने वजीर भी 50 से ज्यादा लगा ली हैं। एक तरफ हमें कहते हैं कि आप सादगी करे, किफायत शारी करे, और दूसरी तो हुकूमत अपने अखराजात बढ़ाती जा रही है। ये प्रॉपर्टी की रेगुलेटरी बॉडी से कौन नया 10 अरब रुपए का इस तरह बढ़ रही है। उन्होंने पता महंगाई नहीं रही, 2% पे महंगाई आ गई है, अब तो जितनी मर्जी कभी ना बढ़ाने, महंगाई तो नहीं है। सर बात ये है कि वो 2% पर आपको या हुकूमत को समझ आती होगी, मुझे नहीं समझ आती। वो कागजात में तो है। मुझे तो इतना पता है कि मैं जो बिजली का बिल 25 रुपए का खरीद रहा था वो आज भी मुझे 70 रुपए का मिल रहा है। अच्छा फिर सर जी, प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह आप सेल टैक्स की आपने कहा था, अगर इसमें बेहतरी लानी है तो इसको सिंगल स्टेज और उस पे ले आए, कलेक्शन बेहतर हो जाएगी। तो फिर प्राइवेट सेक्टर में किस तरह बेहतरी आ सकती है? देखिए जी, प्रॉपर्टी सेक्टर में दो तरह के मामला है। एक तो है बिल्डर डेवलपर जो बना रहे हैं या वो तो करे प्रॉपर्टी का कारोबार, उसका तो आपको अलहदा से रखना चाहिए सिस्टम कि उनसे कैसे कलेक्शन करनी है, असल कलेक्शन उनसे होनी है। लेकिन मैं फिर विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप बहुत बड़े सेक्टर को खुद ही एग्जम्प्ट कर देते हैं तो उसके बाद आपकी कलेक्शन कहाँ से है? अब आखिर में ये बताइएगा, प्रॉपर्टी सेक्टर में और सेल टैक्स में जो हमने दोनों चीज़ें डिस्कस की हैं, बेहतरी की तरफ कदम रखना है तो दामों से नहीं, नारों से नहीं, हकीकत पर मबनी क्या होना चाहिए? देखिए प्रॉपर्टी सेक्टर में जब लोग मुझे कह रहे थे ना कि रेट्स कम हो रहे हैं, तो मैं कहता था यार IMF ने ये बात किसी सूरत भी नहीं माननी, क्योंकि इससे और टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी। तो वही बात है, आप ये जेली काम करने की बजाय ना ये सोचें कि असल ज़रूरत क्या है पाकिस्तान को। प्रॉपर्टी सेक्टर को ऑर्गेनाइज करें, प्रॉपर्टी सेक्टर से लोगों को रिलीफ दें। ये हुकूमत से ये खाली समझे ना टैक्स कलेक्शन की बात नहीं है। प्रॉपर्टी सेक्टर के साथ 19-20 इंडस्ट्रीज चलती हैं, आपकी सीमेंट चलती है, आपकी स्टील मिलें चलती हैं, आपकी तमाम बड़ी इंडस्ट्रीज़ का ताल्लुक है इसके साथ। ये जब तक इस सेक्टर को आप दोबारा से इनको इंसेंटिव देने की ज़रूरत है, लेकिन इंसेंटिव ये नहीं कि काला पैसा इस्तेमाल करना शुरू कर दे, बल्कि इंसेंटिव दे वाइट मनी वाले जो जायज़ पैसे वाले लोगों को कि वो इसमें आए और कारोबार करें। इंसेंटिव ये है, ये नहीं कि मैं सोर्स नहीं पूछूंगा। भाई मैं सोर्स क्यों नहीं पूछूंगा? वो लोग पाकिस्तान में लोग टैक्स क्यों नहीं देते? कभी इस पर गौर करें। लोग टैक्स इसलिए नहीं देते, वो कहते हैं जी टैक्स चोर जो है ना, नहीं वो कहते हैं जी टैक्स चोर हमसे बेहतर है इसलिए हम टैक्स नहीं देते। उस टैक्स चोर को रखने के लिए हुकूमत ने हर 5 साल बाद एमनेस्टी भी देनी है, उसके बाद उसको नवाजना भी है और उस पर केस भी नहीं बनना। तो वो टैक्स गुजार की हौसला अफजाई कहाँ से होगी? आप टैक्स गुजार की हौसला अफजाई करें, इसको इंसेंटिव दें कि ये जो, बल्कि आपने उल्टा क्या किया, जो टैक्स गुजार अपना टैक्स पेड मनी के साथ प्लॉट खरीदा है उसको 7 ही लगा दिया। इस तरह के फजूल टैक्सेस को डिलीट करें, अबॉलिश करें। 7 ही होने ही नहीं चाहिए। भाई मैंने प्लॉट टैक्स देके खरीदा है, आपको क्या इसमें मैं ना बेचूं या रखूं? मैंने तो अपनी मेहनत मजदूरी करके पैसा। महकमा समझता है जिंदों से तो हम ले रहे हैं, मुर्दों से भी लिया जाए। इस वक्त तो मुर्दों के नाम पर भी नोटिस आ रहे हैं, क्योंकि ये डेड मनी है ना, जिसको हम कहते हैं मुर्दे है ना, यही चीज़ वो प्लाट पड़ा है। ये बात सही है कि ये पैसा प्लॉट में जो जाता है। जी बिल्कुल। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है अरशद बशीर साहब। आप FCMA हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, लाहौर टैक्स बार के सीनियर मेंबर हैं। अरशद बशीर साहब, ये बताइए
बताइएगा कि जो इनकम टैक्स में और सेल टैक्स में नई नई तरमीम आ रही हैं, इनका क्या मकसद है? क्या इससे टैक्स बेस बढ़ेगा या टैक्स पेयर की मुश्किलात में इजाफा होगा? आप क्या समझते हैं? सेल टैक्स के अंदर अब इतनी तरमीम कर दी हैं आपने, हर रोज एक नया नोटिफिकेशन आ रहा है। सेल रिटर्न है, हमने एक SRO 350 लेके आए और पूरा टैक्स पेयर की जो जान का अजाब बना हुआ है। अब हमने वो SRO दे दिया, अपने सिस्टम को हमने जो हमारा आइडा सिस्टम उसके साथ हमने ठीक ही नहीं किया। कोई इशू आ जाता है किसी बंदे को तो वो अगले 6 माह तक 4 माह तक तो इशू ही रिजॉल्व नहीं होता। कमिश्नर को कहा जाता है तो वो कहता है मैंने बोर्ड को कह दी है, बोर्ड को कहते हैं तो वो कहते हैं मैंने पराल को कह दी है। पराल टैक्स पेयर की एक्सेस नहीं है, उसको अगर एक्सेस की भी जाती है तो कहते हैं मुझे जब तक कंसर्न बोर्ड या FBI नहीं कहेगा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो लोगों की उस वजह से क्या हो रहा है कि लोगों की कंप्लाइंस सेल टैक्स रिटर्नों की कम हो गई है, लोगों की रिटर्नें लेट हो रही हैं। अब रिटर्न लेट होने का मकसद ये है कि जिस महीने की उसने रिटर्न फाइल नहीं की उसका टैक्स नहीं जमा हुआ, वो टैक्स रिटर्न फाइल करेगा और टैक्स जमा कराएगा। हमने उन सिस्टम को, उन चीज़ों को बेहतर करने के बजाय हमने वो एक मुश्किल में डाल दिया। हमें चाहिए था कि उस ऐसी चीज़ें लेते ठीक है, हमें वो फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस के इशूज़ हैं, हमने उसको काउंटर करना है, उसके लिए करने की ज़रूरत है, काम उस कर रहे हैं। लेकिन फिर उसके साथ हमारी जो मशीनरी वो भी उस तरह से क्विक हो ना, अगर किसी जेन्युइन टैक्स पेयर को इशू आ रहा है तो वो इमीडिएटली रिजॉल्व हो। उसको इशू आया है उसको भेजा जाए, विद इन वीक उसका इशू रिजॉल्व हो, उसी रिटर्न फाइल हो। यहाँ अभी मेरे नॉलेज में है कि लोगों के सितंबर अक्टूबर की रिटर्न पेंडिंग है, जो कि FBI के उन इशूज़ की वजह से वो नहीं फाइल हो पा रही। वो FBI वाले इशूज़ को सेटल ही नहीं कर पा रहे। उनको लिखते हैं, वो लेटर कमिश्नर के पास जाते हैं, वो कहते हैं मैंने लेटर लिख दिया है चीफ कमिश्नर को, चीफ के पास जाते हैं कहते हैं मैंने बोर्ड को लेटर लिख दिया, बोर्ड को रब्ता करते हैं कहते हैं हमने पराल को लेटर लिख दिया, पराल को रब्ता करते हैं कहते हैं हम इसमें काम कर रहे हैं। आप बिजनेसमैन के लिए आसानी पैदा करें। देखें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। हम टेक्नोलॉजी कहते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ अभी भी हम वो पुरानी फाइलों के सिस्टम में, उसी सिस्टम में चाह रहे हैं, उससे हम निकल ही नहीं पा रहे, ना हम उस चीज़ों को करने के कर रहे हैं। और जो हमारा जो फील्ड फार्मेशन है वो उस तरह से टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड ही नहीं है, उसकी उस तरह से ट्रेनिंग ही नहीं हुई कि उस सिस्टम को उसने कैसे चलाना है, उनको पता ही नहीं है सिस्टम कैसे यूज़ हो रहा है। वो सारी चीज़ें देखने की हैं कि या जब तक हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, तरमीम हम जितनी भी सेल टैक्स में कर लें, इनकम टैक्स में कर लें, नए कवानीन ले आएँ, जो कुछ भी कर लें, हम अपना शार्ट फॉल पूरा नहीं कर सकते, रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते। जी बहुत शुक्रिया शेख बशीर साहब, आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया उमर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। अब महकमा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद, ज़बरदस्त जजमेंट के बाद FIR देने से पहले 100 दफ़ा सोचेगा कि FIR होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और टैक्स पेयर के लिए बड़ी खुशखबरी है, लेकिन टैक्स देना चाहिए, टैक्स नेट में आपको आना चाहिए। आप टैक्स देंगे तो हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। प्रॉपर्टी सेक्टर में अगर हुकूमत वाकई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना चाहती है, उतना अखराजात करने के बजाय वो रिलीफ टैक्स पेयर को दिया जाए, टैक्स रेट को कम किया जाए, और जो इसमें फाइल सिस्टम है प्रॉपर्टी सेक्टर में उनको ख़त्म किया जाए। जो चीज़ जहाँ नुकसान दे, जिनका सबसे ज़्यादा नुकसान आवाम को है, जो आज प्रॉपर्टी आम बंदे की पहुँच से बहुत दूर जा चुकी है, ये हुकूमत को ये सोचने की ज़रूरत है आम बंदे की पहुँच में किस तरह लाया जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल ईबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।